आपकी जो वजन नापने वाला मशीन है उसी को दबाइए जोर से, जितना जोर दबाइएगा उतना ज़्यादा वहाँ देखिएगा वजन बढ़ेगा, वजन है ना, 5 किलो 10 किलो 20 किलो ऐसा होने लगेगा जितना जोर दबाइए। अब हल्का से खाली ऐसा रख ले रहिएगा तो हल्का वजन दिखाएगा। तो वही चीज़ है, पृथ्वी में हम एकदम पूरा जताल है, पूरा एकदम चिपका के रखा है तो वजन यहाँ ज़्यादा होगा। अब चाँद उसमें दबावे नहीं करता, हमको चिपकावे नहीं करता, ऊपर ऊपर रखता है ऐसे ऐसे, तो ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे होले चलते हैं तो वहाँ पर वजन कम हो जाएगा, भार जो है कम महसूस होगा, कम रहेगा। ठीक, द्रव्य वही रहेगा, वहाँ आदमी थोड़ी वहाँ जाके सुखा जाता है ऐसी वजह, उतने रहेगा, हड्डी मांस मतलब जो जितना है सब उतने रहेगा, बस गुरुत्वाकर्षण कम हो गया इसीलिए भार कम होता है। समझ में आ गया? तो बोलेगा कि कितना कम होगा तो 1/6 भाग कम हो जाता है। ठीक, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का साइंस चैप्टर 10 गुरुत्वाकर्षण, उसका पार्ट 2 आज है ना। पार्ट 1 में बस गुरुत्वाकर्षण को समझे थे, गुरुत्वाकर्षण में देखे थे कैसे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है वो समझे थे, फिर फ्री फॉल यानी मुक्त पतन क्या होता है, जी का वैल्यू निकाले थे, स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, त्वरण का वैल्यू भी निकाले थे। एक स्मॉल जी आया था, एक कैपिटल जी आया था, तो ये दोनों में अंतर भी देखे थे। स्मॉल जी जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण जो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको स्मॉल जी से लिखते हैं। उसका वैल्यू पृथ्वी पर 9.8 होता है और चंद्रमा पर बहुत कम होता है इसकी अपेक्षा, इसलिए चंद्रमा में किसी वस्तु का भार जो है कम होता है। तो खैर चंद्रमा में और पृथ्वी में भार में क्या अंतर होता है उसको अभी आगे देखेंगे आज के वीडियो में। इसे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कोई वस्तु अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं, कोई वस्तु ऊपर फेंक रहे हैं या कोई वस्तु ऊपर से गिरा रहे हैं यानी मुक्त पतन जिसको बोलते हैं, फ्री फॉल, ऊपर से कोई वस्तु गिर रहा है या नीचे से कोई वस्तु ऊपर फेंक रहे हैं तो उसके में जो गति हो रहा है, कोई वस्तु फेंक रहे हैं तो वस्तु में गति हो रहा है ना, या गिर रहा है तो वस्तु में गति हो रहा है। तो गति हो रहा है मतलब गति का जो समीकरण पढ़े थे पिछला चैप्टर में, गति वाला चैप्टर में, तो वही गति का समीकरण यहाँ का गति का क्या होगा उससे रिलेट करके यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, कोई वस्तु ऊपर फेंका गया या कोई वस्तु गिर रहा है तो उसके में गति समीकरण क्या होगा। तो देखिए गति समीकरण याद कीजिए, गति समीकरण 3 गो गति का समीकरण पढ़े थे। कोई वस्तु है, कोई वस्तु यहाँ से चल गया यहाँ, ठीक है, तो शुरू u स्पीड से चला या शुरू का वेग u बोले थे और अंतिम वेग हो गया v, कुछ टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, और कुछ इसमें एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेट किया गया तो v तक पहुँचा यहाँ तक है ना। शुरू का वेग u था, फिर अंतिम वेग को v लिखे थे, टाइम कुछ लगा यहाँ से वहाँ तक जाने में, वहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन हुआ। तो ये जब रहे u v और t तो एक समीकरण पढ़े थे v = u + at, v = u + at एक पढ़े थे। एक पढ़े थे s यानी दूरी अगर निकालना हो विस्थापन तो ut + ½ at², और एक और फार्मूला पढ़े थे v² - u² = 2as। ठीक है, तो ये 3 गति का समीकरण हम पहले पढ़ चुके हैं गति वाला चैप्टर में। तो यहाँ पे भी चूंकि वस्तु का यहाँ पे बात करेंगे ऊपर फेंके और नीचे गिर रहा है या फेंक रहे तो उसमें क्या होगा, उस पर क्या समीकरण बनेगा। तो वहाँ पे भी वस्तु गति कर रहा है, फेंक रहे हैं यानी गति कर रहा है, गिर रहा है इसका मतलब भी वस्तु कोई गति कर रहा है। तो गति कर रहा है तो इसीलिए यही गति समीकरण ही देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इससे फर्क हो जाएगा, मतलब कुछ चेंज हो जाएगा, रहेगा यही चीज़, लेकिन बस u भी जो लिखा है, a जो लिखा है उसके जगह कुछ और लिखा सकता है। तो वही चीज़ को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु को हम फेंक रहे हैं, कोई वस्तु फेंक रहे हैं तो इस तरह का न्यूमेरिकल बनाने के लिए और किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद फार्मूला में आएंगे, इसको फिर कैसे गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से बदलेंगे ये फार्मूला को, इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कोई वस्तु को फेंक रहे हैं, कोई वस्तु फेंक रहे हैं तो कुछ मोशन से जा रहा है, कुछ गति कुछ वेग से यहाँ जा रहा है, लेकिन अंतिम जो आखिरी गया वहाँ पे उसका जो आखिरी मतलब v, तो v हो जाएगा 0 और u कुछ रहेगा, u का वैल्यू यानी शुरू फेंके तो कुछ मोशन हुआ, कुछ वेग से जा रहा है, लेकिन आखिरी कहीं तो आखिरी पहुँचे ना, उसके बाद फिर गिरेगा, तो आखिरी जहाँ पहुँचा वहाँ पे v हो जाएगा यानी अंतिम वेलोसिटी जो आखिरी पोजीशन में गया वहाँ पे हो जाएगा v0। याद रखिएगा। तो कोई वस्तु का फेंकने का बात करें, ऊपर जा रहे हैं यानी फेंक रहे हैं तो u में कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, कितना स्पीड से फेंके, कितना वेग से फेंके, v उसको मान लेना है 0, दिया हुआ नहीं रहेगा कि v0 मानेंगे, उसको हम समझ जाएंगे कि फेंक रहे हैं यानी कि आखिरी वेग जो है वो 0 हो गया। ठीक है, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो ऊपर से गिराया जा रहा है, ऊपर से ऐसा, तो छोड़ने से पहले वहाँ पे u जो है
शुरू वाला क्या है, u ना है, प्रारंभिक वेग को u कहते हैं। तो शुरू ऊपर से हो रहा है तो ऊपर वाला वर्ड 0 यानी u 0 हो जाएगा और v कुछ रहेगा नीचे, है ना, v आ रहा है कुछ मोशन से आ रहा है, अंतिम वेलोसिटी। तो याद रखिएगा ऊपर फेंके तो v 0 और ऊपर से गिरा रहे तो u 0, ठीक है, शुरू वाला 0। और क्या चीज़ ध्यान रखना है, अगर ऊपर कोई वस्तु फेंका जा रहा है, ऊपर फेंका जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण तो उसको खींचने की प्रयास करेगा, गुरुत्वाकर्षण खींचेगा। फेंक रहे हैं ऊपर, जैसे ये ऊपर जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण चाह रहा है कि नीचे खींचे, जा रहा है ऊपर, गति ऊपर कर रहा है, उसको उल्टा खींच रहे हैं। तो उल्टा खींचने का दशा में याद कीजिए त्वरण गति वाला हम बोले थे उसमें माइनस होता है, त्वरण क्या हो जाता है, माइनस। जैसे बोले थे जा रहे हैं आगे लेकिन पहुंच गए पीछे तो माइनस त्वरण हो गया, माइनस में विस्थापन हो जाता है, वो तो विस्थापन हुआ। और त्वरण यानी अगर कम हो गया, स्पीड होने की जगह कम हो गया, कम हो गया तो मंद गति, मंदन जिसको बोले थे, तो उसमें क्या होगा, माइनस एक्सेलरेशन होता है, माइनस में एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन उल्टा माने धीमा हो जा रहा है। तो वस्तु भी वैसे ही होता है, वस्तु जब फेंकते हैं गनगना के तो शुरू एकदम स्पीड से जाता है, फिर ऊपर जाते जाते थोड़ा कम हो जाता है। क्यों कम होता है समझिए, वस्तु देखिए ऊपर जा रहा है, पृथ्वी खींचना चाह रहा है, पृथ्वी तो खींचेगा नीचे, गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे लगता है, तो ऊपर जा रहा वस्तु पृथ्वी कहेगा खींचना चाहेगा, तो पृथ्वी खींचना चाहेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसका मोशन जो है कम हो जाएगा। जैसे साइकिल चला रहे, स्पीड से साइकिल चला रहे, पीछे से खींच दिए तो अचानक से तो नहीं रुकेगा, बहुत ज़्यादा ताकत है तो अचानक वो रोक सकते हैं, लेकिन खींच दिए तो अचानक नहीं रुकेगा, उसका मोशन कम हो जाएगा, स्लो, फिर धीरे 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 खींचने लगेंगे तो धीरे धीरे वो रुकेगा। वैसे ही पृथ्वी खींच रहा है तो धीरे धीरे ये स्लो होता है, ऊपर जाके एकदम रुक गया यहाँ पे, उसके बाद फिर वापस ये गिर जाता है, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है, स्पीड क्या हो जाता है, ऊपर जाते जाते स्पीड यानी वेग उसका कम हो जाता है। क्यों, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो जब वस्तु को फेंका जाए तो गुरुत्वाकर्षण याद रखिएगा कितना आता है वैल्यू 9.8, तो ये हमेशा लेना होगा माइनस में, जी को लेना होगा माइनस में। अगर वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं ऊपर, जा रहा है वस्तु ऊपर लेकिन खींच रहा है जमीन नीचे उल्टा दिशा में, इसलिए जी यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। पेनवा कहाँ रखे रे, अब देखिए ऊपर से गिरा रहे वस्तु, ध्यान रखिए ऊपर से गिरा रहे, तो ऊपर से गिरा रहे वो यानी वस्तु नीचे आ रहा है, और जमीन जो है गुरुत्वाकर्षण वो भी तो नीचे खींच रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में जी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाए, वस्तु गति भी नीचे कर रहा है, पृथ्वी भी नीचे कर रहा है, मैंने सेम डायरेक्शन में दोनों हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ का होगा खींचना चाह रहा है, यहाँ पे आएगा स्पीड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तेज है ना, यहाँ पे तेज होगा, स्पीड जो है भी जो है और तेज हो जाएगा, यहाँ पे है ना, स्पीड हो जाएगा जब सटने समय, है ना। अब तो मतलब यहाँ पे देखिए कोई वस्तु फेंकने की बात करेगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा, इसलिए समझ लीजिए। फेंकने की बात हुआ तो जी माइनस में लगाना है, गिरने की बात हुआ कि ऊपर से गिर रहा है तो जी को प्लस में लगाना है, ठीक है। फेंकने वाला में भी 0 हो जाएगा, गिरने वाला में u 0 हो जाएगा, ठीक। और क्या बात याद रखिएगा, कोई वस्तु को फेंक रहे हैं तो जितना समय लगा ऊपर जाने में उतना ही समय नीचे आने में लगता है। कोई सोचता है, हम लोग भी सोचते थे कि नीचे जल्दी गिर जाता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जितना देर लगा ऊपर पहुंचने में उतना ही देर नीचे गिरने में भी लगता है, दोनों टाइम इक्वल होता है, ठीक है। जाने का और आने का टाइम दोनों समय सेम रहता है, ठीक, इक्वल रहता है। तो इन सब बातों को थोड़ा थोड़ा, ये सब लॉजिकल बात है, इसको याद रखिएगा। अब हम मेन यहाँ पे कोई इसमें आते हैं, ये क्या है इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो भी था वो था अंतिम वेग, यहाँ भी यू भी कुछ रहेगा अंतिम वेग, ये फर्स्ट वाला वेग यू माने फर्स्ट वाला वेग प्लस ए, तो वेग तो यहाँ भी है, भी है, यू है, भले भी कहीं 0 कहीं यू 0 हो रहा है, लेकिन भी और यू तो है, यहाँ भी वस्तु गति कर रहा है तो। लेकिन ए देखिए, ए मतलब वहाँ का था त्वरण, तो वहाँ जमीन में जो त्वरण लग रहा था, कोई वस्तु गति कर रहा है, उसको एक्सेलरेशन यानी ए से लिखे थे। यहाँ भी त्वरण हो रहा है, याद रखिएगा, यहाँ भी त्वरण हो रहा है, लेकिन कौन सा त्वरण हो रहा है, वस्तु ऊपर गया नीचे आया, तो यहाँ पे जो त्वरण हो रहा है वो त्वरण हो रहा है जी। तो ये जी क्या है, त्वरण, याद रखिएगा त्वरण। तो ये जो त्वरण गति में हम ए लिखे थे, त्वरण को एक्सेलरेशन लिखे थे, यहाँ पे त्वरण को बस जी कर देंगे, ठीक है। और क्या बदलेंगे, जैसे एस, एस मतलब क्या है, दूरी, एस क्या है,
दूरी को एस लिए थे या विस्थापन, तो उसमें नीचे जमीन में चल रहे थे तो यहाँ से वहाँ तक का दूरी, यहाँ से वहाँ तक का इस तरह का दूरी था। लेकिन यहाँ तो गुरुत्वाकर्षण की बात हो रहा है, यानी वस्तु को ऊपर फेंकने की बात हो रहा है। तो ऊपर, तो दूरी जो है क्या है, ऊपर, दूरी ऊपर, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो दूरी को हम हाइट ले सकते हैं, दूरी को हाइट समझेंगे, क्योंकि कोई वस्तु फेंकेंगे तो कुछ हाइट तक जाएगा, इतना हाइट गया तो यही ना दूर हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये दूरी हो गया, या हाइट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऊंचाई की बात हो रही, इसलिए दूरी को क्या लिखेंगे, यहाँ पे हाइट लिख देंगे, एस को क्या लिख देंगे, हाइट लिख देंगे, ठीक है। बाकी यूँ तो ठीक है, टाइम तो खैर यहाँ रहे, टाइम ऊपर नीचे में कि जमीन में टाइम, कोनो टाइम सेम ही रहेगा, टी ही रहेगा। 1/2 ए, एक जगह फिर का लगा देंगे जी, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला जैसे 3 गो इक्वेशन है, सेम टू सेम यही इक्वेशन हो जाएगा, बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, भी तो रहेगा ही, यू भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ए टी के जगह हो जाएगा जी टी। तो पहला समीकरण याद रखिएगा, ये जो वस्तु को फेंके या गिरा है तो उसमें जो समीकरण बनेगा, या कह सकते हैं ये जो गुरुत्वाकर्षण का जो गति हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो मोशन हो रहा है, उसका जो पहला समीकरण बना वो यू भी इक्वल टू यू प्लस जी टी। खाली ए बदला गया क्योंकि वहाँ जो था ए जो था एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन था, यहाँ पे गुरुत्वीय एक्सेलरेशन है, गुरुत्वाकर्षण के कारण एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है, इसलिए जी टी लिखेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए, एस बोले दूरी है, और यहाँ पे क्या दूरी है, ये ऊंचाई दूरी है, ऊपर नीचे वस्तु हो रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे एच लिख देंगे, एस के जगह लिख देंगे एच, तो एच बराबर हो जाएगा यू टी। तो यू टी तो ठीक है, यू भी वेग है, टाइम है टी, सही है, प्लस हाफ, ये तो ठीक है, ए एक जगह लिख देंगे क्या चीज़, जी, और टी तो ठीक है। तो एक ये हो गया समीकरण, बस सिंपल सा, सैंपल यही है, यही सिंपल सा इक्वेशन, बस ए एस बदल गया और जी बदल गया, ए बदल गया है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी, जी टी हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी यू भी रहेगा सेम, भी स्क्वायर यू स्क्वायर रहेगा बराबर 2as, तो 2gs हो जाएगा, यहाँ gh हो जाएगा, gh 2gh, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब समझ में क्यों बदला रहा है, ए को जी का है को लिखे, समझ में आ रहा है ना। वहाँ जो एक्सेलरेशन था, गाड़ी उड़ी जमीन में चला रहे थे लेकिन ऊपर से गिर रहा है, तो यहाँ जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसको ऐंठने से एक्सेलरेशन यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ जो एक्सेलरेशन हो रहा है पृथ्वी के खींचने से हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण कारण, इसलिए जी लिखे। बात आए समझ में, ठीक। तो ये 3 फार्मूला याद रखिएगा, इसी तीनों फार्मूला से यहाँ का सारा न्यूमेरिकल होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल बनाने समय इन बातों को कि कहाँ पे भी जीरो, कहाँ पे यू जीरो, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, ये तो समझ में आ गया है, आगे इसको थोड़ा सा साफ करके दिखा दे रहे हैं, कहाँ पे यू जीरो, कहाँ भी जीरो, इसको कैसे फार्मूला क्या बन जाएगा उसको देखते हैं। ये सब फार्मूला कब होगा, जब कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चल रहा है, माने शुरू से ही कुछ वेग उसमें है, तो ये सारा फार्मूला लग जाएगा। और यही वस्तु अगर कोई विराम अवस्था से चलना स्टार्ट किया, विराम अवस्था से, अगर कोई वस्तु, अगर वस्तु विराम अवस्था से, विराम रुकल अवस्था से गिर रहा है, तो विराम अवस्था में u का हो जाएगा 0। अगर विराम अवस्था से वस्तु को नीचे गिरा है तो यू हो जाएगा 0। तो ऐसा सिचुएशन में ये फार्मूला देखिए कैसे बदल जाएगा, v बराबर हो जाएगा, u तो 0 हो गया तो gt हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये फार्मूला कैसा हो जाएगा, h तो ठीक है भाई, ये u हो गया 0 तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा h इक्वल टू हाफ gt हो जाएगा खाली है। अब ये देखिए यहाँ भी u 0 कर दीजिए तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gh, ठीक है, 2gh। तो अगर कोई वस्तु विराम अवस्था से नीचे गिर रहा है, इसमें क्या है, वेग u भी रहेगा और v, दोनों किस्म का वेग है, यानी प्रारंभिक वेग u से चल रहा है और अंतिम वेग v से चल रहा है, तो ये फार्मूला सिंपल वाला। लेकिन अगर वेग शुरू वाला वेग 0 है तो u को 0 कर दीजिए, ये सब u 0 हो गया, तो इतना छोटा सा फार्मूला हो गया, ठीक है। तो विराम अवस्था से नीचे यानी कि वेग अगर 0 हो जाए तो ये कंडीशन होगा। तो यही सब फार्मूला है ना, इसी के उपयोग से न्यूमेरिकल करेंगे। तो चैप्टर खत्म कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल जितना भी है बुक में सारा न्यूमेरिकल करा देंगे। ये सब फार्मूला याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों में क्या फ़र्क है ये समझिए। देखिए द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। द्रव्यमान बोले थे, पिछला चैप्टर में भी द्रव्यमान आया था कि किसी वस्तु का जो जड़त्व का माप है, किसी वस्तु का जड़त्व का जो माप है, यानी जड़त्व का माप, जड़त्व समझे थे पिछले चैप्टर में, भारी वस्तु है, बड़ा वस्तु है तो उसका जड़त्व ज़्यादा होगा,
हल्का वस्तु है तो कम होगा। तो वो जो जड़त्व को नापते हैं कि कितना इसका जड़त्व है, तो जड़त्व के नाप को ही द्रव्यमान कहते हैं। या दूसरी भाषा में कहे तो किसी वस्तु में जो कोई वस्तु है तो उसमें निहित पदार्थों का परिमाण, यानी कि वो वस्तु, ये जो वस्तु है इसमें कितना पार्टिकल से, कितना कण है, कितना पदार्थ से बना हुआ है, ये सारा अंदर का पदार्थ ही क्या है, इसका द्रव्यमान है। ठीक है, ये कितने पदार्थों से बना है, इसका अंदर कितना परमाणु है या अणु है, जो भी है इसके अंदर जो भी पार्टिकल है, कण है, तो वो सारे कणों को कहा जाए तो कहेंगे कि इसका वो द्रव्यमान है। ठीक है, द्रव्यमान माने ये कितना चीज़ से बना है, इसके अंदर क्या जैसे हम लोग का द्रव्यमान, तो हम लोग का किडनी फेफड़ा जो भी है अंदर में, जितना पूरा अंग, हड्डी उड्डी, जो भी मांस चमड़ा जो है, वो सब कितना है, वही हम लोग का द्रव्यमान है। वो सब कितना, माने बॉडी में कितना कोई चीज़ भरा हुआ है, वही उस वस्तु का हो गया द्रव्यमान। ठीक है, कोई वस्तु में कितना द्रव्य है यानी पदार्थ है, वही उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान का SI मात्रक होता है kg, है ना, SI मात्रक। तो याद रहेगा क्या चीज़ है द्रव्यमान, तो पदार्थ का जो परिमाण है, यानी कितना पदार्थ है कोई वस्तु में, शॉर्ट में समझिए, कितना पदार्थ है वही उसका द्रव्यमान हुआ, उसको kg से लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये 1 kg, 2 kg या ग्राम, तो kg इसका SI मात्रक है, छोटा उससे जाएंगे तो ग्राम में, मिलीग्राम भी होगा। तो समझ में आ रहा है, पदार्थ में कितना, कोई वस्तु में कितना पदार्थ है, इस पदार्थ को ही नाप के कहेंगे इसका द्रव्यमान। तो फिर भार क्या है, kg अगर द्रव्यमान है तो भार यानी वेट, जिसको हम लोग कहते हैं, वेट पूछेंगे कितना वेट है, तो कहते हैं 50 kg, 60 kg। तो kg हम वेट में उपयोग करते हैं, लेकिन kg तो आता है द्रव्यमान में, तो हो गया लफड़ा। दिक्कत है कि नहीं, पूछते ना कोई आपका वेट कितना है, वो 40 kg है, 50 kg है, 60 kg है, 70 kg है, और ज़्यादा है एकदम खतरनाक होगा तो 80-90 kg है कहेगा। तो kg कहेगा मास, तो द्रव्यमान हम नहीं पूछ रहे, हम वेट पूछ रहे हैं, तो जवाब देता है kg में, वरना मास में जवाब देता है। तो समझिए क्या होता है, वेट एक्चुअल में देखा जाए तो वेट किसको कहते हैं, तो वेट कोनो चीज़ नहीं है, कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु, उसको पृथ्वी कितना जोर खींच रहा है, पृथ्वी कितना जोर अपनी ओर खींच रहा है, उसी को भार कहते हैं, वेट कहते हैं। अब समझिए, हमारे अंदर कितना मास है उसको मास कहेंगे, मतलब द्रव्यमान कहेंगे, कितना पदार्थ उसको तो द्रव्यमान कहेंगे। एकदम ऐसा हैवी कोई रहेगा तो बहुत उसमें पदार्थ है, माने 100 kg द्रव्यमान है उसका। और कोई सूखल टटाल एकदम ककड़ी जैसा रहेगा तो उसका 30-35 kg है द्रव्यमान, मतलब उसके अंदर का कितना द्रव है, कितना पदार्थ है, वही द्रव्यमान हुआ। लेकिन वेट क्या होता है, पृथ्वी कितना स्पीड उसको खींच रहा है अपनी ओर, कितना जोर से उसको खींच रहा है, तो उसको कहते हैं वेट। ठीक है, तो वेट क्या होता है, पृथ्वी कितना स्पीड से खींच रहा है, तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, मास को गुना कर देते हैं ग्रेविटी में। जब मास है 5 kg का है, तो 5 kg को पृथ्वी कितना जोर खींचेगा, तो जी का वैल्यू वही 9.8 से गुना कर देंगे, तब निकलता है वेट, तो उसी को वेट कहते हैं। और इसका SI मात्रक क्या होगा, SI मात्रक, चूंकि ये क्या है, पृथ्वी कितना जोर खींच रहा है, तो एक तरह का क्या, गुरुत्वाकर्षण बल ना है, फोर्स है, तो फोर्स का SI मात्रक न्यूटन होता है, तो एकरा भी SI मात्रक न्यूटन नहीं होगा, कोनो दूसर नहीं होगा। तो भार का SI मात्रक याद रखिएगा न्यूटन होता है, लेकिन हम लोग कह देते हैं kg, है ना, हो जाता है गड़बड़। तो हम लोग मास बताते हैं और निकालते हैं वेट, हम लोग नापाते जो किलो है नापाते ना, ऐसा खूंद देते हैं, चढ़ जाते हैं, ऐसा मशीन वाला है तो पता चलता है 50 kg, 60 kg। तो ये जो खूंद है, तो मान पृथ्वी कितना जो हमको खींच रहा है, उसका वहाँ पे नापी दिखा रहा है। ठीक है, अवश्य, तो पृथ्वी कितना जो खींच रहा है ना, जैसे किलो ढरा है, ऐसा एक तो इधर लड़कल, इधर कोई चीज़ रखे, तो पृथ्वी कैसे कितना जो खींच रहा है, वही उसको नाप रहा है, वही बता रहा है, वही है वेट। ठीक है, और द्रव्यमान का है तो अंदर में कितना मास है, उसके अंदर कितना मास है, कितना द्रव है, वही उसका द्रव्यमान। ठीक है, तो देखिए अब ये दोनों में फर्क क्या है। पहला फर्क तो पदार्थ का परिमाप को द्रव्यमान कहेंगे, लेकिन ये पदार्थ के परिमाप को नहीं है, पृथ्वी कितना जो खींच रहा है उसको वेट कहेंगे।
आकर्षण समझते हैं, शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहा हूँ, वहाँ पे डिफिनेशन आपको दिखा देंगे, वहाँ से लिखिएगा। पृथ्वी कितना जो आकर्षण हमको खींच रहा है कितना, वही हमारा हो गया वेट, भार। ठीक है, फर्क क्या है दोनों में देखिए, ये जो केजी है, केजी तो बाबू देखो द्रव है। अब इसको हम कहीं भी ले जाएं, इसके अंदर कितना द्रव है, कितना पदार्थ है, तो इसको कहीं भी ले जाए, चाहे पृथ्वी में रखे कि चांद में रखे कि सूरज में जल जाएगा, कि कहूँ और रखे, तो द्रव जितना है इसका उतने ना रहेगा, यानी द्रव्यमान उतना ही रहेगा। चाहे कोनो दुनिया में इसको रख दे, कोई गोला में रख दे, चाहे हमारी गोला जो पृथ्वी है अपनी गोला उसमें रखे, चाहे चंद्रमा में रखे कि बुध ग्रह में रखे कि पृथ्वी मंगल ग्रह में रखे, कोनो ग्रह में रखे, तो ये जो द्रव्यमान इसके अंदर है जितना, द्रव्यमान उतने रहेगा, द्रव्यमान उतने रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान मतलब है इसमें कितना द्रव है तो उतना ही रहेगा, घट जाएगा थोड़ी है। तो द्रव्यमान हर जगह का होता है, सेम होता है, कभी बदलता नहीं है, याद रखिएगा, बदलता नहीं है बुबुआ, ये बदलता नहीं है। लेकिन भार का है, पृथ्वी कितना जोर खींच रहा है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल तो 9.8 होता है, निकाल के भी देखे थे। तो मास किसी का 10 है तो उसको गुना कर देंगे 9.8 से, तो ये कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन उसका वेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसे पूछेगा छोटा छोटा, कोई वस्तु का मास 10 kg है, 10 kg है, मास दिया है 10 kg, तो बताओ उसका वेट कितना होगा। तो 10 kg और इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इतना 98 न्यूटन या 98 किलो kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये होता है। तो इतना लंबा कौन लिखता है, न्यूटन लिख देना है, ठीक है, न्यूटन। तो ये न्यूटन बदलने के लिए 9.8 से गुना कर देंगे, ये तो ठीक है, या लगभग 10 मान लेते हैं, ठीक है, 9.8 को लगभग वो ठीक है ना। लेकिन ये समझिए मेन चीज़ का है कि ये खींच रहा है कितना जो, वो रहता है भार। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण जो जी का वैल्यू है 9.8 यहाँ पे है, फिर चांद में जो जी का वैल्यू है ना बाबू, चांद में जी 1.62 मीटर प्रति सेकंड इतना लगभग है। मतलब देखिए पृथ्वी में 10 लगभग है, वो 9.8 माने लगभग 10 है, इसमें देखिए 1.6 माने 2 भी नहीं है, 1.5 है। तो देखिए बहुत ज़्यादा फर्क है, यानी क्या समझ में आ रहा है, चांद का जो गुरुत्वाकर्षण है वो कम है, इसीलिए वो कोई वस्तु को पूरी तरह से जकड़ के नहीं रखता है ना। वहाँ चलते हैं ना तो थोड़ा लगता है उड़ियाने जैसा है ना, ऐसा ऐसा डगर ऐसा होकर चलते, कहीं पकड़ता नहीं, वहाँ का जो जमीन है वो पकड़ता, गुरुत्वाकर्षण नहीं, इसलिए उसको उस अभी जैसे पृथ्वी में पकड़ के रखता है एकदम सीधा रहता है, वैसा नहीं वहाँ रह सकते है ना, ऐसा हिल डुलते है। तो चांद क्यों ऐसा हो रहा है, उसमें क्या चीज़ है, गुरुत्वाकर्षण कम है। अब देखिए कोई वस्तु है, हम यहाँ पे नापाएं तो गुरुत्वाकर्षण तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए नापाएं तो आ गया 60 किलो, माने 60 न्यूटन आ गया हमारा वेट। लेकिन वही चांद में जाएंगे, अब चंदवा हमको खींचबे नहीं कर रहा है, चांद हमको खींचे नहीं रहा, उड़िया रहे हैं ऊपर हल्का हल्का खाली ज़मीन में मर रहे हैं, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि वजन क्या होगा, ये जो वेट है वेट वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो खींच ही नहीं रहा, पकड़ ही नहीं, जकड़ ही नहीं रहा है, तो वेट कहाँ से, वहाँ पे तो ऊपर जैसे हल्का रहेगा, मास उतने द्रव्यमान तो उतने रहेगा, लेकिन वेट खाली कम हो जाता है। और कितना कम होता है ये पूछता है, तो जी जो होता है, जी ऑफ अर्थ, माने अर्थ का जो जी है वो होता है, ऐसा समझिए मून का जो जी लिखे वो होता है 1/6 ऑफ जी ऑफ अर्थ, माने पृथ्वी का अर्थ का 1/6 भाग होता है, यानी कि 1/6 कम हो जाएगा चांद में। जैसे यहाँ कोई 60 न्यूटन है तो चांद में जो जाएगा, ये पृथ्वी का अगर 60 न्यूटन है पृथ्वी में, तो चांद में कितना होगा पूछेगा, तो क्या करेंगे 1/6 गुना पृथ्वी का भार है ना, पृथ्वी का भार, तो 1/6 गुना पृथ्वी में 60 है, 0 कटेगा तो वहाँ जमे 6 न्यूटन दिखाएगा, जमे का न्यूटन 6 न्यूटन, 6 है ना, ओ 6 0 कैसे हटेगा, 6 दाएंगे 60, 10 न्यूटन दिखाएगा है ना। तो चांद में उस पर कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। तो समझ में आ रहा, 1/6 गुना वहाँ पे कम होता, माने 1/6 गुना होता है, यानी कि यहाँ 6 है तो वहाँ 1, यहाँ 12 है तो वहाँ 2, जमे 2 दिखाएगा, ठीक है। क्यों समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वजन माने है कि कितना स्पेस, जैसे आपकी जो वजन नापने वाला मशीन है उसी को दबाइए जोर से, जितना जोर दबाइएगा उतना ज़्यादा वहाँ देखिएगा वजन बढ़ेगा, वजन है ना, 5 किलो 10 किलो 20 किलो ऐसा होने लगेगा, जितना जोर दबाइएगा। अब हल्का से खाली ऐसा रख ले रहिएगा तो हल्का वजन दिखाएगा। तो वही चीज़ है, पृथ्वी में हम एकदम पूरा जताल है, पूरा एकदम चिपका के रखा है, तो वजन यहाँ ज़्यादा होगा। अब चांद उसमें दबावे नहीं करता, हमको चिपकावे नहीं करता, ऊपर रखता है ऐसा, तो ऊपर ऐसे होले चलते हैं, तो वहाँ पर वजन कम हो जाएगा, भार जो है कम महसूस होगा।
कम रहेगा। ठीक, द्रव्य वही रहेगा, वहाँ आदमियाँ थोड़ी वहाँ जाके सुखा जाता है या ऐसी वजह, उतने रहेगा। हड्डी मांस मतलब जो जितना है सब उतने रहेगा, बस गुरुत्वाकर्षण कम हो गया इसीलिए भार कम होता है। समझ में आ गया? तो बोलेगा कि कितना कम होगा, तो 1/6 भाग कम हो जाता है। ठीक, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, W बराबर, क्योंकि एक तरह का यह फोर्स है, तो फोर्स का फॉर्मूला पढ़े एम जी यहाँ पे पढ़े एम ए होता है, लेकिन ये एक्सेलरेशन यहाँ पर गुरुत्वीय वाला लग रहा है इसलिए एक जगह जी लिखते हैं। तो F = mg, तो वही फोर्स को ही भार कहते हैं, तो W बराबर भी हो जाएगा mg। यानी वेट निकालना हो तो m मास दिया हो रहेगा, उसमें ग्रेविटी यानी g का मान होता है 9.8, तो 9.8 से गुना कर देंगे, वेट पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा 20 किलो है, 30 किलो है कि केजी, 30 केजी मास है, तो उसका भार निकालिए, तो बस 9.8 से, या क्वेश्चन में दिया हो रहेगा जी का मान 10 लीजिए, तो 10 से गुना कर देंगे, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भार और मास में यानी द्रव्यमान में कोई दिक्कत अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेशर, चलिए इंग्लिश में ही बढ़िया सुनाता है, ये परनोद बुझाता है, कोनो का नाम है कि कोई लड़का का नाम है, लगता है परनोद, परनोद, तो कैसे नाम बीच में आ जा रहा है, तो लग रहा है का है भैया। ये दाब तो समझ में आ रहा, दाब मन ये दाबेंगे दाब, ये परनोद नहीं समझ में आता, लेकिन थरस्ट करने से थोड़ा सा बढ़िया लगता है, तो थरस्ट कहिए। ठीक है, परनोद दाब ऐसे याद रखिए, समझाएंगे थरस्ट का के, हाँ इसको अजीब लगता है। थरस्ट प्रेशर, देखिए प्रेशर माने प्रेशर, ये प्रेशर दे रहे, प्रेशर टूट टाट नहीं जा रहे बाप ने, तो प्रेशर का चक्कर, तो प्रेशर है ये प्रेशर, तो प्रेशर तो समझ में आ गया। ये थरस्ट का है। देख थरस्ट, कोई वस्तु किसी पे अगर लंबवत फोर्स लगा रही है, एकदम ये लंबवत परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, किसी वस्तु पे लगने वाला लंबवत बल, किसी वस्तु में लगने वाला लंबवत बल, कैसा बल, लंबवत समझ आता है, कोई ये है, इस कोई वस्तु है, इसमें एकदम लंबवत 90 डिग्री में कोई बल लग रहा है, ऊपर से एकदम नीचे मतलब सीधा एकदम यहाँ 90 डिग्री में कोई बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो इसी को थरस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, थरस्ट। कौन सा राष्ट्र, थरस्ट। ठीक, थरस्ट समझ में आ रहा है, कोई वस्तु है इसमें एकदम 90, जैसे बोर्ड है इसमें एकदम 90 डिग्री, ये सीधा ऐसा प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर नहीं माने फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स लगाएंगे, तो इसको कहेंगे थरस्ट, बस और कौन नहीं, थरस्ट है। तो प्रेशर समझते हैं, थरस्ट समझ में आ गया तो प्रेशर समझते हैं। प्रेशर का है, ये तो प्रेशर जो है ना फोर्स, ये भी एक तरह का है, फोर्स है, फोर्स, लेकिन ये कैसा फोर्स है, तो फोर्स ये वाला जो फोर्स जो सब पढ़े लंबवत फोर्स, तो लंबवत फोर्स जो लंबवत बल लग रहा है वो कितना क्षेत्रफल पर लग रहा है, उसी को उसका क्या बोलते हैं, प्रेशर कहेंगे। ठीक है, ये प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला परनोद दाब, प्रति एकांक माने एक निश्चित इकाई में निश्चित क्षेत्रफल में कितना ज़्यादा ये परनोद यानी ये प्रेशर लग रहा है, कितना ज़्यादा बल लग रहा है, कितना ज़्यादा बल लग रहा है, एक निश्चित क्षेत्रफल में, एक निश्चित मान चलिए इतना सा क्षेत्रफल है, एक निश्चित क्षेत्रफल, तो इस क्षेत्रफल में ये जो बल ऊपर से लग रहा है इसके लंबवत, वो बल कितना लग रहा है उसी को उसका प्रेशर कहेंगे। ठीक है, यानी P यानी प्रेशर बराबर कह सकते हैं थरस्ट बाय क्या लिखेंगे, एरिया, थरस्ट बाय एरिया, माने कितना एरिया में लग रहा है वो जो बल लंबवत लग रहा है, कितना एरिया में लग रहा है वही उसका प्रेशर कहलाता है। ठीक है, आपको वहाँ पे दिख रहा होगा सब कुछ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए थरस्ट का अगर एसआई मात्रक भी समझ लिए, एसआई मात्रक का होगा बाबू इसका, तो थरस्ट का बोले कि खाली ये का फोर्स ना लग रहा, लंबवत फोर्स, इका लंबवत फोर्स माने बल है, परपेंडिकुलर फोर्स है, तो ये फोर्स है, तो फोर्स का ऐसा मतलब न्यूटन होता है, तो ये अभी तो ऐसा ही मात्रा का न्यूटन है ना होगा, ये लंबा फोर्स लगे कि टेढ़ा फोर्स लगे कि चौड़ा फोर्स लगे, कोनो फोर्स लगे, फोर्स का तो ऐसा ही मतलब न्यूटन होता है, तो न्यूटन ही होगा। है प्रेशर देखिए, प्रेशर में कहा रहा है थरस्ट माने वही प्रेशर, प्रेशर बोल देते, थरस्ट माने क्या, फोर्स ना है, ये फोर्स, थरस्ट एक प्रकार फोर्स है, और एरिया का स्क्वायर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एरिया का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक इसका हो जाएगा बाबूआ, फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर,
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो गया दाब का प्रेशर। दाब का प्रेशर नहीं, प्रेशर का ऐसा मात्रक, ये दाब का ऐसा मात्रक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रणोद याद रखिएगा, ये सीधा एकदम लंबा मारेंगे, लंबा क्या मारेंगे, फोर्स है ना, बल, ये लंबा बल लगाएंगे तो उसको कहेंगे प्रणोद माने थ्रस्ट। और यही वाला लंबा वाला बल जो लगा रहे हैं एकदम सीधैया वाला बल, वो कितना क्षेत्रफल में, इतना को क्षेत्रफल में लगा रहा है, इस तरह से एकदम यह बल जो लग रहा है वो कितना क्षेत्रफल में लग रहा है, कितना एरिया में बल लग रहा है, उसी को बोलते हैं प्रेशर। तो ध्यान से देखिएगा अब क्या है, प्रेशर को प्रभावित करने वाला कारक क्या हो सकता है। देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देखिए फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स ये कितना लग रहा है और कितना एरिया में लग रहा है, ये पूरा जैसे इतना बड़ा का एरिया में लग रहा है तो यही उसका प्रेशर हुआ। और तनी को एरिया में ऐसा लग रहा है, खाली ये अंगुरिया से खाली बल लगा रहे ये, तो तनी को ना यहाँ पे खाली प्रेशर लग रहा है, और ये लगा है तो पूरा ये इतना में प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो कितना एरिया में प्रेशर यानी बल लगा रहे हैं वही चीज को प्रेशर कहते हैं। कितना एरिया में लंबवत बल लगा रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्रेशर। इसीलिए कि थ्रस्ट बाय एरिया माने कितना एरिया में थ्रस्ट लगा रहे हैं, थ्रस्ट माने लंबैया वाला बल, लंबवत बल। ठीक है, तो ये इसको प्रभावित करने वाला कारक क्या क्या है। देखिए नीचे आ रहा है ये मीटर स्क्वायर यानी एरिया, मतलब है कि एरिया जितना बढ़ेगा, नीचे है इसका मतलब उल्टा होता है, एरिया जितना बढ़ा है प्रेशर उतना कम लगेगा, एरिया जितना बढ़ा है प्रेशर उतना कम लगेगा, और फोर्स जितना बढ़ा है प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। एकदम हुमच के जातेंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, तनिक को नहीं छुआएंगे तो क्या प्रेशर होगा, यानी बल जितना जोर लगाएं उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। लेकिन एरिया बढ़ा देंगे, जैसे एकदम ये थोड़ा सा जगह को ही खाली इतना, जैसे इतना जगह को एकदम दबाना चाहिए जोर से तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। अब कहेंगे ये तना को दबाइए तो ये तना में उतना बल नहीं लगेगा पूरा है। तो क्षेत्रफल बढ़ा तो प्रेशर कम, क्षेत्रफल बढ़ा तो प्रेशर कम, और बल यानी कि फोर्स बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा। फोर्स बढ़ेगा तो ऊपरे फोर्स है न्यूटन माने फोर्स ऊपरे है, तो फोर्स बढ़ेगा तो ये हो बढ़ेगा प्रेशर हो, लेकिन नीचे मीटर है, मीटर इसका यानी एरिया नीचे है, यानी एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। इसीलिए देख रहे होंगे अगर कांटी रहता है, कांटी उठी आगा में यहाँ पे नुकीला रहता है ताकि इसको इसे ठोके ठकाक से ठोके ठुक जाए, अंदर घुस जाए। अब इतना मोटका रहता कांटी तो घुसता, ठक ठक करते थक जाते, का को नहीं घुसता, क्योंकि यहाँ देखिए एरिया बढ़ गया तो प्रेशर नहीं लगेगा, तो कैसे जाएगा अंदर। एरिया बढ़ गया प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए तनी को पतला करके एरिया को कम किया जाता है ताकि खचाक से घुस जाए। ठीक है, तो एरिया कम किया जाता है ताकि आसानी से उसमें प्रेशर लगे, ज़्यादा प्रेशर लगे। चाकू देखते होंगे इसे काटते हैं, खच 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 कटाता है, और एक साइड चाकू का उल्टा साइड देखिएगा तो भोथड़ रहता है जिसको बोलते हैं, उसमें क्षेत्रफल देखिएगा तनी चौड़ा उसका पत्ती रहता है, मतलब क्षेत्रफल उसका ज़्यादा रहता है। तो क्षेत्रफल ज़्यादा है तो उधर से काटेंगे तो ये रेतना पड़ेगा, तब करे बड़ा मुश्किल से बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा, ये से दांत खींच के, तो इसे बहुत जोर प्रेशर लगाना पड़ेगा। माने वो भोथड़ है, भोथड़ माने का एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ हो गया तो प्रेशर नहीं लग रहा है, खचा खच नहीं कट रहा है, और एकदम जिधर नुकीला एकदम चौंक एकदम चमचमाल दिख रहा है, एकदम पतला, यानी पतला माने का एरिया एकदम तनिकुन है, तनिकुन एरिया है तो इसे खच 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 काटते हैं, कटा जाता है। ये यार मच्छर काट रहा है, ये खच 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 खच, जब मूली उली काटने सिखा रहे तो मच्छर हमको काट, तो ये खचखचा कटता है कब, पतला रहने से। अब मोटका रहे तो नहीं कटता, प्रेशर लगाना पड़ता है। समझ में आ रहा है, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा, बस इतना से ज़्यादा नहीं समझना, हो गया, कोई ना दिक्कत नहीं। प्रेशर और थ्रस्ट लंबवत वाला बल और कितना क्षेत्रफल में लग रहा है उसी को प्रेशर, बहुत आसान है। उत्प्लावन बायोन्सी है ना, फोर्स बायोन्सी फोर्स या बायोन्स जो भी है, उत्प्लावन किसको बोलते हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण अभी तक समझे, गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, जमीन खींचेगा सबको, या नीचे नहीं जाने देंगे, कोनो फेंकते ऊपर ना नहीं जाने देंगे, नीचे खींच लेता है, तो कौन करता है, गुरुत्वाकर्षण। उत्प्लावन क्या करता है, ये पानी में देखिए, पानी पानी पूरा यहाँ पे मान के चलिए है, पानी पानी है, आज दिल है पानी 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 है, ये पानी पानी है। अब कोनो वस्तु यहाँ है, ये कोनो वस्तु है, इस वस्तुआ को करिया कर दे रहे हैं, चल ये कोई वस्तु है पानी में डूब रहा है, देख पानी में। अब ये पनिया क्या करेगा, ये पनिया नीचे से एक फोर्स लगाएगा, नीचे से एक बल लगाएगा, कहेगा ना हम तोरा डूबने नहीं देंगे,
नीचे से ढेक लेगा, नीचे से ऐसे ढेकल रहा है इसको। ये वस्तु है, ये बड़का चरकोनिया वाला वस्तु है कोनो, इसको नीचे पानी में डुबाएगा तो पानी नीचे से एक बल लगाता है, ये है वाला बलवा को कहते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, फोर्स ऑफ बायोन्सी। अवश्य कोनो चीज है का, इस वस्तु को ढेक लेगा, है ना। कोई देखिए पानी में, देखिए पानी में कोई भी वस्तु पानी में गया तो पानी चाहता है उसको फेंके हम बाहर, पानी नीचे से एक बल लगाता है, उसी बल को कहते हैं उत्प्लावन बल। जैसे जमीन ऊपर से खींचना चाहता है, तो जमीन जो ऊपर से खींचना चाहता है उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, पनिया जो नीचे से फेंकना चाहता है उसको उत्प्लावन बल। ठीक है, ये जमीन क्या करना चाहेगा, जमीन कहेगा कि तू नीचे जा, नीचे जा। जमीन का तो ऐसा ना लगता है, तो जमीन कहेगा कि ना तू जा जा, तुम नीचे, नीचे खींच रहा है, वो कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण क्या कहेगा, नीचे आओ और तुम नीचे आ। अरे पनिया क्या कहेगा, ना तो ना आने देंगे हम, ये ढेक लेगा नीचे से। तो ये उल्टा दिशा में, गुरुत्वाकर्षण का हमेशा उल्टा दिशा में लगता है उत्प्लावन बल, याद रखिएगा। ठीक है, तो उत्प्लावन बल क्या है, ऐसा बल जो किसी तरल में, तरल माने जो थोड़ा लिक्विड टाइप है, तो कोई वस्तु को जब किसी पानी में डुबाया जा रहा है तो इसमें कुछ भार है, तो ये भार के कारण ये तो डूबने ही चाहेगा, और पृथ्वी खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये डूबने चाहेगा। लेकिन पानी तरल जो है एक बल लगा देता है जिसके कारण इसको उठा देता है, डूबने नहीं देगा, तो उसी बल को कहते हैं उत्प्लावन बल। अब यहाँ ध्यान रखिए, अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल को हम जी लिख देते हैं। ठीक है, जी जो है ये बायोंड वाला से बढ़ रहा है, ये बी से बढ़ रहा है, बायोन जो है बायोन से उत्प्लावन बल से बेसी रहे, बढ़ रहा है, तो क्या करेगा, ये वस्तु को डुबाइए देगा। गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है, ये जो फेंक रहा है, जैसे ऊपर से कोई चीज़ का उठा रहा है हल्का, और ऊपर से जो जांत रहा है इसको, वो बेसी ताकतवर है, तो जातिए देगा, नहीं उठाने सकेंगे नीचे से। अवश्य, तो गुरुत्वाकर्षण अगर बेसी है, वो खींच रहा है, या ऊपर से जांत रहा है समझिए, या खींच रहा है, ये खींच रहा है, तो खींचने वाला बेसी ताकतवर है, अरे ऊपर फेंकने वाला कम ताकतवर है, तो ऊपर फेंकने नहीं सकेगा, खींचाइए जाएगा, वो नीचे चल जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन अगर जी छोट है और बी, हम ऐसे बी लिख दिए हैं, बाकी वहाँ डिटेल्स आपको वहाँ पे दिखा देंगे, बस यहाँ समझिए, वहाँ तो दिख रहा होगा। ये माने गुरुत्वाकर्षण छोट है, और बी यानी ये जो है उत्प्लावन बल अधिक है, उत्प्लावन बल अधिक है, गुरुत्वाकर्षण कम है, तो ये फेंक देगा, ये पानी से बाहर कर देगा, इसको पानी ऊपर तैरते रहेगा। ठीक है, पानी ऊपर तैरते रहेगा। अवश्य तो ये हमेशा गुरुत्वाकर्षण के उल्टा दिशा में लगता है, और ये डिपेंड किस पर करता है, तो घनत्व पर डिपेंड करता है। इसको भी याद रखिएगा, पानी का जो घनत्व है उस पर डिपेंड करता है। यानी एकदम आशुद्ध जल जो है, डिस्टिल वाटर है, तो उसका घनत्व कम होता है, तो उसमें कोई वस्तु जल्दी डूब जाएगा। लेकिन एकदम जो ऐसा पानी है जिसमें बहुत ज़्यादा कहिए तो मिलावट है, यानी जैसे नमकीन है, समुद्र का जल है, तो घनत्व ज़्यादा, घनत्व समझे, घन है ना, उसका कण बहुत घन है, बहुत सारे चीज़ में मिलल है, तो घन हो, तो घन जिसमें ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है, तो उसमें उत्प्लावन बल ज़्यादा होता है, यानी बाहर फेंकने की शक्ति उसमें ज़्यादा होती है, यानी कि वो डुबाएगा नहीं जल्दी चीज़ों को। और जो एकदम शुद्ध पानी हो, जिसमें घनत्व जिस पानी का कम है, तो वो फिर जल्दी ही डुबा देता है। ठीक है, उसमें बल, उत्प्लावन बल कम होगा, तो उत्प्लावन बल कम होगा तो जल्दी ही डुबा देगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़, ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं, दोनों का है क्या कुछ चीज़, बायोन्सी। ठीक, बायोन्सी समझिए, बस पानी है या तरल है, नीचे से एक बल लगाता है गुरुत्वाकर्षण को उल्टा दिशा में, गुरुत्वाकर्षण खींचे जाएगा और ये पूरे ढक लेगा, तो इसी को बोलते हैं उत्प्लावन। हो गया, काम खत्म। आर्किमिडीज का सिद्धांत समझिए, ये बड़ा डेंजर सिद्धांत है। आर्किमिडीज एक बहुत बड़का वैज्ञानिक ठहरे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, उसी सिद्धांत से आज जहाज पानी जहाज पनडुब्बी जितना कुछ बन रहा है, इसके सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए बना है और बनते रहेगा, है ना। तो ये जो आर्किमिडीज है, उसका जो सिद्धांत है, उसके सिद्धांत को समझने से पहले कुछ बात को समझ लेते पहले। देखिए, जैसे कोई वस्तु है, मान के चलिए ये वस्तु है 10 किलो का, बउआ है, ये 10 किलो का कोनो वस्तु है, ये इसमें डोरा टांगल है, रस्सी से टांगल है। अब इसको हम मान चलिए एक पानी का बड़का वो ड्राम था, हैं, हाँ, ये पानी का ड्राम है और इसमें एगो ये ऐसा नल लगल है, ले ये नल है, पाइप है, पानी यहाँ तक है, यहाँ तक पानी लबालब है, माने उधर जाने इतना नहीं हुआ अभी, यहीं तक पानी इतना है कि उधर नहीं अभी पार हो रहा। ठीक है, खाली ये लबालब भरा हुआ है नली तक,
ये पानी भरल है, देखिए पानी दिख रहा है ना, पानी पानी पूरा, ये पानी पानी हो गया, पानी पानी हो। अब देखिए ये जो वस्तु है, ये कोनो 10 किलो का लोहा पत्थर कोनो है, इसको ये से टांगे, ये हाथ से लेकर के ले डुबा दिए यहाँ, ये मान चले डुबा दिए, ले वो वस्तुआ को डुबा दिए यहाँ, ठीक है। ये जो वस्तुआ था इसी को डुबाए हैं, कोनो दूसर को नहीं, इसी को यहाँ ला कर डुबा दिए हैं। अब पूरा ये है, इस खोखला नहीं, बाल्टी नहीं है, ये पूरा पैक है, कोनो पत्थर उथर है, ठीक है, ये पूरा पैक वाला है। अब क्या होगा देखिए ध्यान से, ये जो वस्तु है इसको डुबाए हैं, यहाँ पे अगर इसको टांगने वाला रहता ना, जैसे नापने वाला, टांग के नापने वाला, वजन नापने वाला, तो ऐसे नाप के ऐसे करके इसको देखेंगे तो 10 kg। अब ये अब ये पानी में डुबाल बाद इसको नापिएगा ना तो तनी कम हो जाएगा, होगा कि नहीं? काहे कम होगा? काहे कि पनिया नीचे से मारेगा ना, उत्प्लावन बल ढेक लेगा इसको, यह नहीं आओ नीचे ढेक लेगा, और गुरुत्वाकर्षण खींचना चाहेगा, लेकिन ये ढकल रहा है तो ये जो ढकेलेगा तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स कम होगा, कुछ ना कुछ वजन कम होगा। तो ये 10 है तो वहाँ देखिएगा तो शायद 7 किलो हो या 8 किलो हो, है 7-8 kg बचेगा ये वाला, ठीक है, माने 2-3 किलो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे भी देखिए पानी में आप देखे होंगे, तैरे नदी तालाब देहात के होंगे, तो पानी में घुसल बाद देखिए हल्का, अपने शरीर हल्का महसूस होता है। या कोनो चीज़ को पानी के अंदर इजे करे तो कतनो भारी वस्तु को ये धूम दीजिएगा, पूरा बड़का पत्थरों को पानी के ऊपर इधर इधर धूम दीजिएगा, यही पानी से बाहर निकालिएगा तो फिर पता चल जाएगा, है पानी के अंदर आराम से हिल इधर उधर कर दीजिएगा पत्थरों को, बड़का। अब एकदम पहाड़ जैसा नहीं, माने इतना बड़ा कि जो कि एकदम हवा में भारी लगेगा, लेकिन उसको पानी में आप आराम से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वजन ऐसे थोड़ी कि पत्थर का काम हो गया ना, पनिया भी नीचे से ताकत लगा दे रहा है, नीचे ढकेल रहा उत्प्लावन बल, अब नीचे उस ढकेल रहा और आप ताकत लगाइए रहे, तो इसलिए इधर उधर हो जाता है आराम से, ठीक है, तो वजन कम हो जाता है। तो यहाँ अगर दिखा रहा 10 तो वहाँ 7 kg दिखाएगा, माने कुछ वजन कम हो जाएगा। कितना कम होगा है, तो ये कितना कम होगा ये डिपेंड, तो यहाँ पे समझिए, ये जो एक बल यहाँ पे लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, वही उत्प्लावन बल, यहाँ पे उत्प्लावन बल लग रहा है जो ढकेल रहा है इसको। तो ये बल कितना लग रहा है, देखिए बल भी न्यूटन है, अरे kg भले लिख दिए यहाँ पे, लेकिन भार का तो न्यूटन होता है, तो 7 न्यूटन बचेगा, यहाँ न्यूटन होता है, और यहाँ बल जो लग रहा है वो भी कुछ न्यूटन लगेगा। तो ध्यान से समझिए, आप देखिए ये 10 था, यहाँ 7 बचिए, तो 3 कहाँ गया, 3 कहाँ गया, 10 था यहाँ 7 बच गया, मैंने 3 न्यूटन कहाँ गया, 3 kg कहाँ गया, 3 किलो करने चल गया, तो 3 किलो नीचे से ये ढकेल रहा है, 3 किलो को ये भरपाई कर दिया, यानी कि यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो 3 न्यूटन का लग रहा है। आया बस में कितना लग रहा है, 3 न्यूटन का या 3 किलो फोर्स लग रहा है, कहेंगे नीचे ढकेल रहा 3। ऐसे समझिए आप, जैसे वजन करा रहे हैं, कोई चीज़ को वजन करा रहे हैं, आप देखिएगा नीचे से ऐसे कर दीजिए, ढकेल दीजिएगा नीचे से, तो वजन में कम हो जाता है। नीचे से 1 किलो ढकेलिएगा तो 1 किलो कम, यहाँ 2 किलो 1 किलो कम हो जाएगा, माने 2 किलो रहेगा, लेकिन 1 किलो अगर नीचे से ढकेल दीजिएगा तो वजन कम हो जाएगा, और जो ढकेलिएगा तो और कम होगा, और ढकेलिएगा और कम होगा, है ना। तो तराजू उराजू में देख लीजिएगा, ढकेल उकेल के कम वजन होगा, है। तो नीचे से ढकेल रहा है तो उसका वजन कम लग रहा है, हो नहीं रहा है, बस ढकेल रहा है, तो जितना ढकेलेगा उतना कम होगा। तो 3 न्यूटन ढकला तो 3 कम हो गया, 4 न्यूटन ढकला तो 4 कम हो गया, ठीक है। तो ये जो उत्प्लावन बल है, जितना न्यूटन जितना ज़्यादा लगेगा उतना कम होते जाएगा इसका वजन, ठीक है। तो आर्किमिडीज जो था उसने यही कहा कि जो कितना फोर्स लगा रहा है, अगर इसको आप नापना चाहते हो तो क्या करो, एक तो हम यहाँ से जनरली निकाल सकते हैं कि इस 10 था 7 हो गया, मैंने 3 यहाँ लग रहा है, ये जो बल लग रहा है वो कितना 3 लग रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन उसने बढ़िया सिद्धांत एक ठोका दे दिया कि ये वाला जो निकालना हो, अगर ये वाला न्यूटन हुआ कि कितना बल यहाँ लग रहा है, तो उसके लिए बोला कि यहाँ जो पानी निकलेगा, देखिए पानी यहाँ से निकलेगा, कोई पत्थर को डाल दिए, भरल पानी था, पत्थर डाल दिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ का पनिया तो यहाँ के होते हुए निकलेगा ना। तो ये जो पानी निकलेगा उसको बोला छांद दो, है ना, छांदना समझ में आता है ना, माने कोई चीज़ इकट्ठा कर लो, जमा कर लो इसको उपनिया को, है ना। तो कोई वस्तु होगी, तो गिलास है, जैसे गिलास पूरा भरल है और कोनो उसमें डुबा देंगे तो वहाँ का पानी बाहर निकलेगा, जरूर निकलेगा। तो वैसे ही उसको डाल लें तो यहाँ का पानी कुछ बाहर निकला। अब कितना पानी निकलेगा, ध्यान दीजिए कि कितना पानी निकलेगा, जितना एरिया में ये डूबा
जितना एरिया में कोई चीज़ जो डूबा है वो डूबा उतना है ना पनिया निकलेगा, बेसी तो नहीं निकलेगा। जैसे कि इतना एरिया का पानी पूरा इतना बड़का अगर कोनो पत्थर डालिए तो इतना एरिया का पानी निकल जाएगा, इतना एरिया का पानी जो है बाहर निकल जाएगा। तो कहा कि अब पनिया में डूब के इसको नापने का जरूरत नहीं है, तो पनिया जो निकला ना उसको नाप, वो पनिया को नाप, वो पानी को नाप। अगर पानी 3 किलो हुआ माने इसमें न्यूटन जो लग रहा है वो भी 3 किलो होगा। पानी का वॉल्यूम जितना होगा उतना ही इसका भी वॉल्यूम होगा। तो बोला का कि इसका भार निकाली, पानी जो निकला इसका भार निकाल। पानी अगर 3 किलो होगा, 3 किलो या भार लिखेंगे तो न्यूटन लिखेंगे, है ना, जिसको हम लोग किलो समझते हैं तो किलो ही समझिए, लेकिन न्यूटन है ना, साइंस के भाषा में न्यूटन है वो। तो पनिया को बोल रखना, यहाँ जो पानी निकला हुआ, यहाँ से जो पानी निकला है, ये पानी में इसको डूब के इसको कैसे नापिएगा कि कितना कहाँ हो रहा है, कहाँ बॉल लग रहा है, नहीं नाप सकते हैं ना। तो आर्किमिडीज कहा कि यह जो डूब रहा है इसको नहीं नाप सकते। जैसे गुरुत्वाकर्षण आ रहा है तो कैसे नापते हैं कि 9.8 आ रहा है कि कते आ रहा है, वो दिखेगा थोड़ी जो नापेंगे। वैसे ही पानी में डूब रहा है तो पनिया तो बल लगा रहा है, पानी नीचे से ढेकल रहा है, लेकिन कितना ढेकल रहा है उसको कैसे जानेंगे, उसको कैसे नापेंगे? ऐसे देख के तो नहीं जान सकते कि कितना जो ढेकल रहा है। तो क्या बोला कि कैसे जानेंगे कितना जो ढेकल? तो यहाँ से जो पनिया निकला ना हुआ वो पानी को नाप। अगर पानी 3 किलो हो गया, उसका भार 3 न्यूटन हो गया, तो कहेंगे ये जो बल लगा रहा है 3 न्यूटन बल लगा रहा है। अगर ये 4 न्यूटन आया तो कहेंगे जो बल लगा रहा है 4 न्यूटन लगा। तो ये है वाला सबसे बड़का काम किया आर्किमिडीज ने, इस सिद्धांत दिया, इसी बात को बोला इस सिद्धांत में अब प्रूव किया। ठीक है कि पनिया में बड़ा समस्या है वो हुआ इसको नापने का कि कितना बल लगा रहा है। तो वस्तु जो डूबा रहे हैं तो इस वस्तु के डूबने से जितना पानी निकला वो पनिया को नापना आसान है। कि पानी इसको ढार देंगे, देख लेंगे कई लीटर है, 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, उतना है इसका बल लग रहा है। ठीक है, तो ये बात है आर्किमिडीज का। आया बस समझ में। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत का उपयोग अगर पूछ देता है तो क्या बोलता है, किसी का घनत्व निकालने के लिए, है ना, इसका घनत्व निकालना है तो उधर घनत्व से निकाल सकते हैं। जलयान पनडुब्बी का डिजाइन बनाने में होता है, दूध को नापने वाला हाइड्रोमापी, ये सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करता है। दूध के नापने वाला जो यंत्र है या हाइड्रोमापी है, ये सारा चीज़ इसको होता है ना। इसके कारण लोहे एवं स्टील का बना एक जलयान इतना बड़ा होते हुए भी जल पर तैरते रहता है। तो यही सिद्धांत, इसी सिद्धांत के कारण क्या होता है, बड़ा बड़ा जहाज जो है उतना बड़का दिखता है लेकिन पानी में डूबता नहीं है। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ से बल लगा रहा है, ठीक है, बल लगा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते, यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है, आपको वहाँ पे देख लीजिए डेफिनेशन तो वहाँ दिखेगा ही, समझिए यहाँ खाली बढ़िया से, समझ में आ ही गया होगा। आपेक्षिक घनत्व देख, इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी माने वही घनत्व, कितना घन है, घनत्व वही हो गया है। देहात में घन पातर कहते हैं ना, घन छिटबेर बुआ कहते हैं, पातर छिट माने या पातर रोपा, तो वही घन माने सामने एकदम कौन है तो घनत्व, और दूर है तो घनत्व नहीं कम है। इतना सुंदर देहाती में समझ में आ गया है। तो ये रिलेटिव, देखिए रिलेटिव अब मतलब आ रहा ना, रिलेटिव आपेक्षिक, इसका मतलब क्या होता है? रिलेटिव माने रिश्तेदार वाला रिलेटिव नहीं, रिलेटिव माने होता है केहू से का कर रिलेट करो। रिलेटिव माने किसी से रिलेट करो, किसी से तुलना करो, किसी से रिलेट यानी तुलना, अपेक्षा यानी किसी से तुलना करना है, अपेक्षाकृत यानी उसके अपेक्षाकृत इतना है कहते हैं ना, माने उससे इसको तुलना कर रहे हैं। रिलेटिव माने क्या होगा, रिलेट कर रहे हैं। तो ये जो तुलना करते हैं, घनत्व का तुलना, उसी को कहते हैं आपेक्षिक घनत्व। तो यहाँ पे जो तुलना करते हैं वो किस पे? जल पे तुलना करते हैं, पानी पे। तो जल का घनत्व से तुलना करते हैं तो ये नीचे रहेगा, और जो वस्तु है वस्तु का घनत्व ऊपर रहेगा। तो वस्तु का घनत्व को पानी का घनत्व से जब तुलना कर दिए तो इसी को कहते हैं आपेक्षिक घनत्व। इतना आसान से और कितना आसानी से समझा सकते हैं। पानी का घनत्व से तुलना कर दिए, वस्तु कोई वस्तु है इसका घनत्व पानी के से तुलना कर दिए। मान चलिए कोई वस्तु का घनत्व है 5 और पानी का घनत्व 10 है, तो तुलना किए हैं, या इसको ऐसे
ये वस्तु का घनत्व 10 है और इसका 5 है, तो 5 दूनी 10, 2 आया। तो 2 जो लिखेंगे वो अपेक्षिक घनत्व 2, वो वस्तु का अपेक्षिक घनत्व। कोई वस्तु मान चलिए लोहा है, कोई वस्तु लोहा है, ठीक है, तो लोहा का निकाल दिए, लोहा का अपेक्षिक ऐसे निकाले हैं, इतना इतना होता है, बस समझाइए, समझा रहे हैं, जो समझा रहा है उसको समझने का प्रयास करिएगा। ये 8 होता है कि 5 होता है कि 10 होता है उसको नहीं देखिए अभी, ठीक है, बस समझिए कहना क्या चाह रहे हैं कि कोई वस्तु का आपको अपेक्षिक घनत्व निकालना, ठीक है, अपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी निकालना हो तो क्या करेंगे, वस्तु का जो घनत्व है ऊपरे रहता है और जल का घनत्व नीचे, यानी वस्तु का, जिस वस्तु का अपेक्षिक घनत्व निकालना है उस वस्तु का घनत्व का रिलेट कर देते हैं पानी से, पानी का घनत्व से, यानी उसका तुलना कर देते हैं किससे, पानी का घनत्व से। तो तुलना कर रहे तो पानी का घनत्व नीचे रहेगा, ऊपर वस्तु का, जैसे मान चलिए लोहा का निकाल रहे हैं तो लोहा का अगर 10 है, मान चलिए, मानना है खाली अभी आप समझने के लिए, माने कि लोहा का 10 है और पानी का 5 है, तो 10/5 हो जाएगा। काटेंगे 2 आया तो 2 लिखेंगे, लोहा का अपेक्षिक घनत्व 2 लिखेंगे। अब कहीं पे लिखा हुआ रहेगा लोहा का अपेक्षिक घनत्व 2, इसका मतलब समझेगा ना कि लोहा का जो अपेक्षिक घनत्व है किससे रिलेट करके बताया गया है, पानी के हिसाब से 2 है, पानी के हिसाब से 2 है, हैं, पानी से रिलेट करके 2 है, इसका अपना घनत्व तो 10 है, अरे पानी से अगर रिलेट किए तो 2 है, ठीक है। तो पानी का घनत्व याद रहेगा तो हम ये लोहे का घनत्व निकाल सकते हैं कि 5 × 2 कर देंगे, यानी 10 होगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है, ये निकाल सकते हैं। तो चलिए एक आठ ओरिजिनल वाला निकाल देते हैं, ये तो समझाने के लिए था अंदाजे। अच्छा, एक ठो घनत्व, इससे पहले घनत्व भी पढ़ना था, इसका भी फार्मूला लिख लीजिए। ये द्रव्यमान बटा आयतन याद रखिएगा, घनत्व बराबर फार्मूला, ठीक है। घनत्व निकालने का, कोई वस्तु है उसका घनत्व निकालना है तो उसका जो द्रव्यमान उसको ऊपर लिखेंगे और उसका जो आयतन उसको नीचे, तो यहाँ से भी आप घनत्व निकाल सकते हैं। और ये वाला अपेक्षिक घनत्व समझ में आया ना, अपेक्षिक घनत्व माने पानी का घनत्व से बस उसको रिलेट कर देना है, पानी का घनत्व से क्या करना है, रिलेट कर देना है। एक क्वेश्चन देखते हैं, पानी का घनत्व से क्या करना बबुआ, रिलेट कर देना है, ठीक है। हाँ, जैसे जल का घनत्व यहाँ पे दिया हुआ है, जल का घनत्व, क्वेश्चन देख लीजिए, सोने का अपेक्षिक घनत्व दिया, सोना का, ठीक है, सोने में नींद आने वाला सोना ना, पहनने वाला सोना है ना, सोने का अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व। एक क्वेश्चन देख लीजिए, है ना, एक क्वेश्चन है, सोने का अपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है, सोने का आकाशीय दिया हुआ है, अपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है 19.3 है, और जल का घनत्व, जल का घनत्व 103 kg/m3। अच्छा, kg/m3 क्यों आ रहा है, तो द्रव्यमान देखिए यहाँ पे, द्रव्यमान का केजी होता है SI मात्रा का, आयतन का m3, इसलिए kg/m3 होगा घनत्व का SI मात्रा। तो ये क्वेश्चन देखिए, सोने का अपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है और जल का घनत्व दिया हुआ है, जल का घनत्व दिया हुआ है, तो हमको बोला है क्वेश्चन में क्या बोला है, चलिए, तो सोने का घनत्व SI मात्रक में ज्ञात कीजिए, सोने का घनत्व हमको निकालना है, सोना का क्या निकालना है, घनत्व, सोने का घनत्व, देखिए घनत्व हमको निकालना है। देखिए ध्यान से समझिए, आराम से बनेगा क्वेश्चन। देखिए अपेक्षिक घनत्व बराबर याद रखिएगा, वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व। तो देखिए सोने का अपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है, तो अपेक्षिक घनत्व बराबर फार्मूला होता है, अपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है। देखिए सोने का अपेक्षिक घनत्व, सोने का अपेक्षिक घनत्व बराबर फार्मूला का हो जाएगा वस्तु का, तो वस्तु सोना है तो सोने का घनत्व, सोने का घनत्व बटा नीचे सोना नहीं जल का घनत्व, नीचे जल का घनत्व, ठीक है, दोनों चीज़ दिया हुआ है। तो देखिए सोने का अपेक्षिक घनत्व दिया हुआ, सोने का अपेक्षिक घनत्व है 19.3 बराबर, देखिए सोने का घनत्व नहीं दिया है, सोने का घनत्व तो निकालना है, तो काहे को देगा, है ना, सोने का घनत्व निकालने बोला है तो सोने का घनत्व लिख देते हैं यहाँ। उसके बाद देखिए जल का घनत्व दिया हुआ है 10 kg/m, तो नीचे लिख देंगे 10 kg/m² जो भी होता है, तो 10 भाग में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, 10 इधर आके गुना हो जाएगा, तो 10 से इसको गुना करेंगे तो 193 का है सोने का घनत्व।
आवाज समझ में। तो इस तरह से आपेक्षिक घनत्व यानी एक दूसरे को रिलेट करके यहाँ पे घनत्व को निकालने का बात बोला गया है, ठीक है। एक दूसरे को रिलेट करेंगे तो यहाँ पे जो घनत्व निकलेगा किससे रिलेट करेंगे, जल से, तो उसी को आपेक्षिक घनत्व कहेंगे, ठीक है। हमको नहीं लगता आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी इन सब चीज़ों में होगा। तो चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते इसलिए जल्दी जल्दी आपको वीडियो नहीं देते। आप लोग बढ़िया से लाइक और कमेंट जरूर करिएगा बढ़िया, तब ना हमको भी थोड़ा सा मेरा भी मनोबल ऊँचा हो और जल्दी जल्दी वीडियो दे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान नहीं देते तो हम भी इसलिए थोड़ा सा हम भी नहीं ध्यान देते। तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट मत करिए कैसे कैसे समझ में आया कि नहीं आया। बढ़िया से समझ में आया होगा तो फटाक से इसका हम न्यूमेरिकल लेकर आते हैं कल, है ना। तो इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, जितना न्यूमेरिकल है जितना कोशिश करेंगे 10, 15, 20 को जितना को न्यूमेरिकल है खास करके अभ्यास में एनसीईआरटी का सब न्यूमेरिकल को कर देंगे, ठीक। तो बस आप लोग का थोड़ा सा कमेंट वमेंट रहा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।